सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता 2026 के लिए जो 10 और 15 नंबर के सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, मैं कंटिन्यू इसी पर क्लास ले रहा हूं। आज का हमारा टॉपिक 3 है, जिसमें हम राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि राष्ट्रपति से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। प्रश्नों का स्तर थोड़ा घुमावदार होता है, लेकिन अगर आपने राष्ट्रपति को A to Z समझ लिया तो आपके लिए राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उसको आसानी से कर लेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, सीधे आज की सेशन पर आते हैं। राष्ट्रपति, सबसे पहले देखिए, ये जो राष्ट्रपति होता है संघीय कार्यपालिका का हिस्सा है। याद रखना, जो राष्ट्रपति है वो किसका हिस्सा है भाई? संघीय कार्यपालिका का हिस्सा है, जिसे संवैधानिक प्रमुख भी कहा जाता है। और राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक रखा गया है। याद रखेंगे, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक राष्ट्रपति के ही बारे में संविधान के अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है। इसको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूं, आप कंटिन्यू रहेंगे। यहां आपको ट्रिक दिखाई दे रहा है, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 61 और 62। और 62 में क्या है मैं उसकी भी जानकारी दूंगा, लेकिन आपको ये माइंड में रखना है अनुच्छेद 52 से 62। यहां पर देखिए, आरपी, ईपी, केपी, एबी और एचएसएम, ये क्या चीज है? तो आप दिमाग में इस ट्रिक को बैठा लीजिए। आरपी, ईपी और केपी अब हैंडसम हो गए हैं। आरपी, ईपी, केपी अब हैंडसम हो गए हैं। एक बार और सुनिए, आरपी, ईपी, केपी अब हैंडसम हो गए हैं। अब देखो यहां आर से क्या है? आर यानी कि याद रखेंगे, राष्ट्रपति के पद के बारे में आर में कहा गया है। ठीक है, आर यानी राष्ट्रपति का पद। पी यानी कि आपका पावर, यानी कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में, अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के पावर के बारे में, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, जिसको मैंने इलेक्शन कहा, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के जो इलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 56 में आपके राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। ठीक है, और अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के बारे में राष्ट्रपति के, और अनुच्छेद 58 में आपके जो दिया गया है वो है एक एक चीज, एबिलिटी यानी कि योग्यता के बारे में, अनुच्छेद 58 में। यहां पर हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, याद रखेंगे। और अनुच्छेद 59 में क्या दिया गया है? तो इसमें बॉन्डिंग के बारे में, इनके बॉन्डिंग एबिलिटी के बारे में, बंधन के बारे में दिया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया के बारे में दिया गया है। तो क्लियर है? अर्थात यहां पर इस ट्रिक को याद करेंगे, आरपी, ईपी और केपी अब हैंडसम हो गए हैं। आरपी, ईपी और केपी अब हैंडसम हो गए हैं। या फिर अगर हम इसको दूसरे तरीके से याद करेंगे तो आरपी, ईपी और केपी तीनों दोस्त अब हैंडसम हो गए हैं। ठीक है, तो आरपी, ईपी, केपी, एबी, एचएसएम, इसको क्रम से 52 से पूरा 61 तक जाना है, और 62 में क्या है मैं उसको भी आगे बताऊंगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 52, हर अनुच्छेद को लेकर चलेंगे। अनुच्छेद 52 में मैंने क्या कहा? राष्ट्रपति के पद के बारे में कहा। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति का पद है उसका उल्लेख कहां पर दिया गया है? अनुच्छेद 52 में। डायरेक्ट सवाल बनता है, राष्ट्रपति के पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति का जो पद है वो कहां से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। याद रखना, राष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
भारत के जो राष्ट्रपति है विधिक रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति के पद के समान है, क्योंकि अमेरिका से ही राष्ट्रपति का पद लिया गया है। अर्थात कानूनी रूप से यदि उनकी समानता की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति के पद के समान भारत के राष्ट्रपति का पद है। अर्थात उनको वो शक्तियां निहित है उनमें जो राष्ट्रपति अमेरिका के शक्तियों मिलता है। ठीक है, अब शक्ति के देखो, हालांकि थोड़ा शक्ति के मामले में वहां से अलग है, पद वहां से समान है, शक्ति के मामले में ब्रिटेन सम्राट के समान है, ये याद रखना। ठीक है, शक्ति के मामले में ब्रिटेन सम्राट के समान है, और लिया कहां से गया है बोला जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति के पद के समान रखा गया है। क्लियर है, ये अनुच्छेद 52। मैं अर्थात आपको यहां पर दिमाग में ये बैठाना है कि जो अनुच्छेद 52 है राष्ट्रपति के पद को बताया गया है। चलिए अनुच्छेद 53 पर आ जाते हैं। देखिए अनुच्छेद 53 क्या कहता है। अनुच्छेद जो 53 है, इस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका, मैंने 53 में क्या कहा, पावर की बात कही, अर्थात यहां पर राष्ट्रपति के पावर के जिक्र किसमें किया गया है, अनुच्छेद 53 में किया गया है। ठीक है, जो राष्ट्रपति को, जिसको हम कार्यपालिका प्रमुख कहते हैं संघ की, उनको कौन कौन से संवैधानिक शक्तियां प्राप्त हुई है उनका उल्लेख अनुच्छेद 53 में किया गया है। राष्ट्रपति अपने शक्ति का प्रयोग स्वयं या अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से करता है। अब इनके अधीनस्थ कर्मचारी में कौन कौन आता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री आते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के पास 2 शक्तियां हैं। जब बात हो रही है शक्तियों की तो हमको पूरे शक्तियों को जानना है। तो राष्ट्रपति के पास 2 शक्तियां हैं। कौन कौन से 2 शक्तियां हैं, देखिए, एक तो है शांतिकालीन शक्तियां और दूसरा है आपातकालीन शक्तियां। शांतिकालीन शक्तियों में जो विधि से संबंधित शक्तियां हैं, कार्यकारी संबंधी शक्तियां हैं, न्याय से संबंधित शक्तियां हैं, वित्तीय सैन्य शक्ति और कूटनीति संबंधी शक्तियां शांतिकालीन शक्तियां प्राप्त है एक राष्ट्रपति को। आपातकालीन शक्तियों की बात करूं तो आपातकालीन जो शक्ति है वो 3 स्थिति में लागू होता है। अर्थात आपातकाल 3 तरह से लागू हो सकता है और ये राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। अनुच्छेद 352, 356 और 360 में आपातकालीन शक्ति का उल्लेख किया गया है। 352, 56 और 60 यानी कि आपको चर्चा के अंतराल में जाना है। 352, 52 4 56 और 56 4 60। ठीक है, 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राज्य आपात और 360 में वित्तीय आपात की शक्तियां राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्ति के रूप में ये 3 प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। क्लियर है, चलिए आगे बात करें। आगे देखिए, आगे जो है अनुच्छेद 54 है, पृष्ठ 54 हो गया है कि अनुच्छेद 54 है। ठीक है, देखो अनुच्छेद 54 क्या कहता है, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 54 यानी ईपी, ई माने इलेक्शन मैंने कहा। अब यहां इलेक्शन यानी कि राष्ट्रपति के इलेक्शन यानी चुनाव। अब देखो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट, बार बार ये पॉइंट आता है आपके ऑप्शन में, चाहे कथन कारण वाला हो, चाहे आपके स्टेटमेंट बेस्ड से हट के अगर प्रश्न आए, कोई भी तरीके से प्रश्न आए, ये बिंदु आपको दिखता ही है, याद रखेंगे। जो राष्ट्रपति का चुनाव कौन कौन सदस्य उसमें शामिल होता है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। ठीक है, अर्थात चुनाव में सभी निर्वाचित सांसद भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, सबको विधानसभा। अब विधानसभा में कौन आता है, विधायक आता है।
ठीक है। और लोकसभा राज्यसभा तो आप सबको पता है, क्लियर है। चलिए देखो, चुनाव में संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, मैंने ऊपर में कहा जितने भी निर्वाचित सदस्य है केवल वही भाग लेंगे। चुनाव में विधानसभा यानी कि संसद के निर्वाचित सदस्य विधानसभा के या विधानसभाओं में आपके विधायक आते हैं, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ऊपर के जो पॉइंट है मैंने नीचे में किया हुआ है, यानी आपने यदि इस पॉइंट को दिमाग में बैठा लिया तो आप कई प्रश्न को सही करेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ये याद रखना। ठीक है। चलिए अब देखो कौन भाग नहीं लेता, ये भी आपको जानना जरूरी है। कौन भाग लेता है ये तो हमने जान लिया, कौन भाग नहीं लेता राष्ट्रपति के चुनाव में। तो देखो, राष्ट्रपति के जब चुनाव होते हैं तो विधान परिषद के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, याद रखना विधान परिषद के कोई भी सदस्य भाग नहीं लेते। यहां पर विधान सभा बोला गया है, आपको माइंड में रखना है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद नहीं। क्यों? क्योंकि विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, याद रखना। चाहे वो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य हो या मनोनीत, कोई भी सदस्य जो है चुनाव में भाग नहीं लेंगे। क्लियर है। आगे बात करें, देखो आगे क्या होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में सभी जो है 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। जितने भी राज्य हैं जिसमें जितने विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी कि विधायक, ठीक है। और विधायक के प्रमुख कौन होगा भाई? मुख्यमंत्री होगा, है ना। तो ये सभी क्या है? निर्वाचन सदस्य के रूप में ये सो जो है ये लोग भाग लेते हैं। 3 केंद्र शासित प्रदेश भाग लेता है। कौन कौन? आपका दिल्ली भाग लेगा, पुदुचेरी भाग लेगा और जम्मू कश्मीर। ये तीनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अभी जो राष्ट्रपति का वर्तमान में चुनाव हुआ, 16वें राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हुआ, याद रखेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। निर्वाचित मंडल में कोई भी पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। याद रखना, निर्वाचित जो मंडल है उसमें अगर कोई भी पद रिक्त होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव पर उनका कोई प्रभाव, चाहे वो एक पद भी कम रहे तब भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शासकीय जो सांसद होते हैं, शामिल सांसद है, ठीक है। राष्ट्रपति के जो चुनाव है उसमें संसद और विधायक शामिल होते हैं, ये तो मैंने ऊपर में भी बताया, ठीक है। अपने वोट का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति को चुनने के लिए यही जो निर्वाचित सदस्य है वही वोट करते हैं, क्योंकि इसका चुनाव प्रत्यक्ष बहुमत से नहीं होता। जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष बहुमत से नहीं होता, प्रधानमंत्री भी, उसमें क्या होता है, हम जो है पहले तो चुनते हैं सदस्य और उसी सदस्यों में से जो है क्या किया जाता है, मंत्री बना। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में होता है, विधायक चुनते हैं तो 90 विधायक हमने चुन लिया विधानसभा से, अब उन्हीं में से विधानसभा एक प्रमुख बनाते हैं जो कि क्या होता है, मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, तो यही स्थिति यहां पर होता है। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति का जो चुनाव है संसद और विधायक अपने वोट का प्रयोग कर सकते हैं और नहीं, देखो यहां जरूरी नहीं है कि वो अपने वोट का प्रयोग करे, वो चाहे तो अपने वोट का प्रयोग नहीं भी कर सकते और कर भी सकते हैं। ये दोनों कंडीशन को आपको याद रखना है। चीजें थोड़ी थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी, एक बार अगर वीडियो आप देखेंगे ना तो आपके माइंड में नहीं आएगी, लेकिन आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे तब वो चीजें और भी क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, चलिए देखिए 54 को हमने क्लियर कर दिया। अब हम बात करेंगे 55 अनुच्छेद की।
अनुच्छेद 55 में मैंने क्या चीज के बारे में बताया? पी के बारे में, ईपी कहा, ठीक है। अब निर्वाचन के प्रोसेस, अब निर्वाचन के प्रक्रिया के बारे में यहां पर दिया गया है, तो कैसे कैसे इनकी प्रक्रिया आगे बढ़ती है, ठीक है। इलेक्शन प्रोसेस कहा था मैंने, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उनका उल्लेख इसमें रहता है, यानी कि उनके आगे की प्रक्रिया। तो इनका जो निर्वाचन है अनुपातिक प्रतिनिधित्व और सकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है। देखो ये होता क्या है, सॉरी आपका एकल संक्रमणीय मत। अब एकल संक्रमणीय मत के आधार पर निर्वाचन इनका होता है अनुपातिक, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जिसको हम कहते हैं, ठीक है। याद रखना है, छोटी छोटी पॉइंट को आपको याद रखना है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, इसके मैंने अभी कहा, क्योंकि डायरेक्ट हम राष्ट्रपति नहीं चुनते, है ना, क्योंकि हम सदस्य चुनते हैं और उन्हीं सदस्यों में से अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। क्लियर है? देखो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष होता है, तो आपको पता चल गया। चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली से होता है। अब ये गुप्त मतदान प्रणाली मतलब ये गुप्त रूप से होता है, सब अपना अपना मताधिकार का प्रयोग करते हैं और उसके आधार पर होता है। जो भी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए यदि कैंडिडेट के रूप में वो खड़ा होता है तो उनको 15,000 रुपए जमानत राशि के रूप में देनी होती है, जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा होता है, उसी के पास जमा करवाया जाता है। और अगर आप चुनाव हुआ और आपने 1/6 मत यदि आपको नहीं मिला तो आपकी जमानत राशि अर्थात ये जो 15,000 रुपए की राशि है वो जब्त हो जाती है। मान लीजिए यहाँ पर टोटल वोट जो है 120 पड़े हैं, तो इस 120 में यदि आपको 20 वोट नहीं मिला, 20 वोट से कम मिल गया, तो आपकी जो जमानत राशि है जो आपने आरबीआई में 15,000 रुपए जमानत राशि के रूप में राष्ट्रपति के पद के लिए आपने दिया हुआ है वो आपकी जब्त हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से भी आपके पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 1/6 मत न मिलने पर जमानत राशि जब्त होती है, याद रखना है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है, याद रखना, क्योंकि ये स्टेट लेवल का नहीं है, ये सेंट्रल लेवल का है, इसलिए यहाँ पर राज्य चुनाव आयोग शामिल नहीं होता, बल्कि भारत के अंदर भारत निर्वाचन आयोग इनका जो चुनाव है वो करवाता है, ठीक है। और इस चुनाव में ईवीएम मशीन का उपयोग नहीं होता। जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है ना, जो जनता द्वारा चुना जाता है उसके लिए ईवीएम का प्रयोग होता है, लेकिन इसके लिए ईवीएम मशीन का उपयोग नहीं होता, बल्कि बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव होता है। जैसा सरपंच वाला चुनाव होता है हमारे यहाँ, पंचायत चुनाव, ठीक है। आजकल तो नगरीय निकाय चुनाव में भी ईवीएम सिस्टम आ गया है, केवल पंचायत चुनाव है जो कि बैलेट पेपर के माध्यम से होता है ना। तो उसी तरह के प्रोसेस जो है राष्ट्रपति के चुनाव में लागू किया जाता है, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 56 देखिए। अनुच्छेद 56 में मैंने ट्रिक में क्या बताया था, केपी यानी के, और के में मैंने कहा था कार्यकाल के बारे में, ठीक है। तो अनुच्छेद 56 कार्यकाल के बारे में बताता है। किसके कार्यकाल जी? राष्ट्रपति के कार्यकाल, ठीक है। तो किसके कार्यकाल के बारे में बताता है अनुच्छेद 56? राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताता है। कार्यकाल का उल्लेख इसी अनुच्छेद 56 में किया गया है। उसमें क्या कहा गया है देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जैसे लगभग सभी का जो कार्यकाल, जैसे प्रधानमंत्री का कार्यकाल हो गया, मुख्यमंत्री का कार्यकाल, मैक्सिमम का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कब से 5 वर्ष ये काउंट होगा? तो जिस दिन उन्होंने पद ग्रहण किया उसी दिन से 5 साल तक उनका कार्यकाल काउंट होता है, ठीक है। अब राष्ट्रपति 5 साल बाद भी तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि कोई नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता। देखियो, अगर 5 साल का कार्यकाल उनका समाप्त हो गया तो उनका पद स्वतः निरस्त नहीं होता, बल्कि वो तब तक उस पद में रहता है जब तक कोई नए राष्ट्रपति नहीं आ जाते, ठीक है। अगर मान लो किसी कारणवश राष्ट्रपति को
त्याग पत्र देना है, इस्तीफा देना है। अब वो अपना इस्तीफा किसको देगा? तो राष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र है उपराष्ट्रपति को देगा। याद रखना, कई लोग प्रधानमंत्री डाल देते हो, प्रधानमंत्री को नहीं देता। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति इसकी तुरंत सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है, लोकसभा स्पीकर। जैसे छत्तीसगढ़ में विधानसभा अध्यक्ष होते हैं ना, ठीक वैसे ही अभी वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष आप सबको पता है, ठीक वैसे ही केंद्र में लोकसभा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव केंद्र में है, विधानसभा का चुनाव राज्य में है। अब लोकसभा चुनाव में जो प्रमुख लोकसभा अध्यक्ष होता है उनको उपराष्ट्रपति भेज देता है। यानी कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। और ये उपराष्ट्रपति इस इस्तीफे को तुरंत किसके पास दे देता है? सूचना इसकी जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के पास दे देता है। क्लियर है? चलिए, अब राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है। कैसे? अगर क्या गलती किया तो राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। देखो, संविधान का अतिक्रमण, यदि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जाता है तो राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। और ये हटाया कैसे? जब डायरेक्ट निकल जा भाग, ऐसा नहीं बोल सकते भाई। राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है और उनको इलीगल तरीके से आप नहीं हटा सकते। एक संवैधानिक तरीके से ही आप उसको हटा सकते हैं, और वो संवैधानिक तरीका है महाभियोग प्रक्रिया, जो कि अनुच्छेद 56 में ही इसका जिक्र है। ठीक है, तो महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बात करेंगे अनुच्छेद 57 की। अनुच्छेद 57 में किसका जिक्र किया गया है? पी, केपी में मैंने पी कहा, यानी कि पुनर्निर्वाचन। अब देखो, अनुच्छेद 56 में क्या राष्ट्रपति को पद से हटाने का जिक्र हो गया। अब मान लो राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र दे दिया या उसको महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटा दिया गया। अब आती है अनुच्छेद 57। अब हटाने के बाद में भाई अब नए राष्ट्रपति तो रखना पड़ेगा ना, तो बिल्कुल। तो अब कैसे होगा? ये जो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का उल्लेख अनुच्छेद 57 में किया गया है। अब ये जो अनुच्छेद 57 क्या है? देखो, अनुच्छेद 57 में भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति, देखो यहां पर क्या क्या लिखा हुआ है, पुनर्निर्वाचन का उल्लेख अनुच्छेद 57 में है। और भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। यहाँ राष्ट्रपति बनने की लिमिटेशन नहीं है, वो कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकते। जैसे नरेंद्र मोदी 2 बार प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति हमारे देश में कई लोग बने हैं, 2 बार बन चुके हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने थे। आपका एक ही है अभी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, देखिए भारत में कोई व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन यहाँ अमेरिका की जिक्र करें तो वो 2 बार ही जो है वहां पर राष्ट्रपति बनने का अधिकार मिला है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। क्लियर है? ये पुनर्निर्वाचन का उल्लेख अनुच्छेद 57 में है। अनुच्छेद 58 की बात कर लूं, अनुच्छेद 58 में किसका जिक्र है? तो ये है ए बी। अब मैंने कहा अब, तो ए में क्या है? योग्यता, एबिलिटी। अब राष्ट्रपति के योग्यता के बारे में अनुच्छेद 58 में जिक्र किया गया है। क्या कहा गया है? देखो, इनके योग्यता के बारे में, वह भारत का नागरिक हो। सबसे पहले राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक हो, जन्म से हो ये जरूरी नहीं है, याद रखना। वह भारत के नागरिक हो, जन्म से हो ये जरूरी नहीं है। उनकी उम्र न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है, न्यूनतम 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। यदि वो 34 वर्ष 9 महीना का है तो पात्र नहीं है। ठीक है, लोकसभा सदस्य बनने की
योग्यता रखता हो, यानी कि वो लोकसभा सदस्य पहले वो बनने की योग्य हो, तभी वो राष्ट्रपति के लिए वो अपनी दावेदारी दिखा सकता है। इसके अलावा किसी लाभ के पद पर आश्रित न हो, यानी कि वो किसी अन्य कोई भी कार्य सरकारी काम के पद पर ना हो, अगर है उनको उस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, तब वो राष्ट्रपति के पद के लिए योग्य होगा। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता का कोई प्रावधान नहीं है, अर्थात कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए इसका कोई भी प्रावधान नहीं है। इसलिए तो हमारे देश में क्या होता है भाई, जो 5वीं 10वीं 12वीं पास है ना, वो इंजीनियरिंग बड़े बड़े जो बीटेक एमटेक एमबीए बीबीए साथ ही साथ एमबीबीएस एमडी की पढ़ाई किए हैं उस पर धौंस जमाते हैं। कम पढ़ा लिखा पावरफुल हो जाता है, क्यों? यहाँ पर योग्यता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है हमारे देश में। क्लियर है? चलिए अब बात करेंगे अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 यानी कि अब कहा मैंने और अब में आया ब, और ये जो ब है उसमें किसके बारे में दिया गया है? वो वेतन भत्ते के बारे में दिया गया है। ठीक है, वेतन भत्ते के बारे में दिया गया है। ठीक, चलिए अब वेतन भत्ता, बी से भत्ता करूंगा, इसके पहले मैंने बॉन्डिंग कहा था, वो भत्ता याद रखेंगे वेतन भत्ते के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 59 में अब ये कैसे वेतन भत्ते का जिक्र है उसको भी समझे। तो वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति के वेतन का निर्धारण संसद करती है। याद रखना, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह होता है। राष्ट्रपति को वेतन भत्ते पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। कहाँ से इनको वेतन और जो पेंशन मिलता है वो कहाँ से मिलता है भाई? भारत की संचित निधि से इनको पेंशन या वेतन दी जाती है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बात करेंगे अनुच्छेद 60 के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 60 यानी कि क्या है भाई यहाँ पर? अनुच्छेद 60 यानी HSM, हैंडसम बोला तो S और M को याद रखना है इसमें। तो S से हमने जो राष्ट्रपति के शपथ की बात कही, शपथ, और ये जो शपथ है वो अनुच्छेद 60 में इनका जिक्र किया गया है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। याद रखना, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उसके सामने राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश उनको शपथ दिलाएगा, लेकिन वो शपथ न्यायाधीश के सामने ही दिलाएगा। याद रखना, यहाँ से आपकी कंफ्यूजन आएगी। मान लो मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कौन शपथ दिलाएगा? तो वरिष्ठ, वहाँ का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो शपथ दिलाएगा। और हमेशा ये भी बात याद रखना, राष्ट्रपति हमेशा 25 जुलाई को ही शपथ लेते हैं। कब लेते हैं दोस्तों? 25 जुलाई को ही राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, क्योंकि भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने इसी दिन शपथ ली थी। तब से ये परंपरा चली आ रही है। तो राष्ट्रपति शपथ कौन से दिन लेता है? 25 जुलाई को। क्यों? क्योंकि एक निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया था, नीलम संजीव रेड्डी, जिन्होंने इसी दिन शपथ ली थी। तब से एक रीति रिवाज की तरह, एक परंपरा की तरह ये चली आ रही है। ठीक है, राष्ट्रपति संविधान की रक्षा और जनता के कल्याण की शपथ लेता है। वो शपथ लेता है संविधान की रक्षा करने की, वो शपथ लेता है जनता के कल्याण की, क्योंकि संवैधानिक प्रमुख है। याद रखना, संवैधानिक प्रमुख, जितने भी कानून है उसका प्रमुख कौन है? आपके राष्ट्रपति है। और उसी राष्ट्रपति के पास पावर है, क्योंकि कानून उसके हाथ में है। वो किसको क्षमा दान की शक्ति देना चाहता है वो दे सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि क्षमा दान की शक्ति मिल जाती है। जिस कैदी को उम्र कैद की सजा हुआ रहता है, आजीवन सजा हुआ रहता है, वो 20 साल 25 साल बाद छूट जाता है। क्यों छूट जाता है?
क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति की शक्ति काम आती है। राष्ट्रपति के शक्ति के द्वारा उसको क्षमा दान मिल जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति कौन है भाई? संविधान के कंट्रोलर कहूं मैं अपनी भाषा में, यानी संविधान प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख ही है राष्ट्रपति। ठीक है, श्रद्धा पूर्वक देखो, ये जब शपथ लेता है, श्रद्धा पूर्वक परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण, ये शपथ का क्रम है। इसी को क्रम से याद रखना है, बाकी को भूल जाओ, हटा दो दिमाग से, सिर्फ क्रम को याद रखो। शपथ तो बहुत लंबा चौड़ा है, शपथ के इस एक लाइन आप क्रम से याद रखना, श्रद्धा पूर्वक, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, क्रम से आएगा। आपके सही जोड़ी वाला आ गया, आपको कूट वाले आ गया, तो आपको भ्रमित नहीं होना है, इसको क्रम से इसके शपथ को याद रख लेना है। ठीक है, भारत के 16वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को शपथ लिया है, 16वें राष्ट्रपति के रूप में, याद रखें। ठीक है, ये अनुच्छेद 60 तक हो गया। अनुच्छेद 61 में मैंने क्या कहा था? महाभियोग प्रक्रिया के बारे में बात कही थी। अभी जो महाभियोग प्रक्रिया है वो कैसे होता है, तो इनका जिक्र अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61 कहता है कि महाभियोग जो प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन, LSRS यानी लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन से ये लाया जा सकता है। ये भी याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो इसका जो प्रस्ताव है वो लोकसभा से भी लाया जा सकता है और राज्यसभा से भी लाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। वो क्या शर्तें हैं? जिस सदन से भी लाया जाएगा वहाँ के 25%, जिसे 1/4 हिस्सा कहते हैं, यानी जैसे लोकसभा सदस्य, मान लीजिए लोकसभा से अगर प्रस्ताव लाया जा रहा है तो लोकसभा सदस्य 25% सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए उस महाभियोग प्रस्ताव में, तभी जो है महाभियोग प्रक्रिया लागू होगी। क्लियर है? चाहे वो लोकसभा को लेकर हो या राज्यसभा को लेकर हो। ये उस सदन के अध्यक्ष को या सभापति को देंगे, यानी कि जैसे लोकसभा से अगर महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है तो 25% सदस्य लोकसभा से हो, और ये पूरा जो 25% सदस्य सिग्नेचर करने के बाद अपने समूह के सभापति को या उनके अध्यक्ष को ये जो है दे देंगे प्रस्ताव को। ठीक है, अब इस प्रस्ताव को जो है लोकसभा यानी कि 2/3 बहुमत से पारित कर देती है। राज्यसभा से आए या लोकसभा से, पारित करेगी लोकसभा। ठीक है, यानी कि लोकसभा यदि 2/3 बहुमत से इसको अगर पारित कर देती है, याद रखना पारित कितने में होगा? 2/3 बहुमत से, तो ये प्रस्ताव राज्यसभा जाएगा। फिर से राज्यसभा आ गया। ठीक है, अब राज्यसभा आएगा, वहां भी इनको 2/3 बहुमत से पारित कर देनी होती है। ठीक है, अब यहां भी अगर 2/3 बहुमत से ये पारित हो गया, फिर राष्ट्रपति का जो पद है वो क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और एक चीज और याद रखना, संसद के द्वारा 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति को हटाया जाता है। ठीक है, मैं 2/3 बहुमत की, हालांकि सिग्नेचर चाहिए 1/4 यानी कि 25%, लेकिन जब हटाने की प्रक्रिया होती है तो 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति को हटाया जाता है। और इसमें कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत प्राप्त होना आवश्यक है। अगर इतना बहुमत प्राप्त हुआ तो राष्ट्रपति को उसके पद से क्या किया जाता है दोस्तों? हटा दिया जाता है। ठीक है, तो 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देनी होती है। जैसे मान लो राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाना है, तो हटाने के 14 दिन पहले उनको सूचना देनी होती है कि आपको अमुक कारण से हटाया जाना है। ठीक है, ताकि वो अपना पक्ष रख सके। जैसे
कोई भी जैसे नौकरी है ना, अगर उसने कोई कहना चाहिए गलत कार्य कर दिया, ठीक है, सेवा काल में, तो उनको क्या किया जाता है भाई, उनको कारण बताओ नोटिस जारी होता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन का समय दिया जाता है। ठीक वैसे ही राष्ट्रपति को 14 दिन का समय दिया जाता है और उस 14 दिन में उनको सूचना देनी होती है, ठीक है, अपने पक्ष रखने के लिए, या वो अपना प्रतिनिधि भी भेज सकता है। राष्ट्रपति हटाने में विधानसभा, देखो मैंने कहा लोकसभा और राज्यसभा भाग लेते हैं, विधानसभा भाग नहीं लेते, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक बिंदु इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एक बिंदु, क्योंकि मैंने वही पॉइंट उठाया है जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, हर एक बिंदु को, इसलिए आप हर एक बिंदु को याद रखें। राष्ट्रपति हटाने में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, ये चुनाव में भाग नहीं लेते, ठीक है, इनको हटाने में कौन लेते हैं भाई, जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। क्लियर है। राष्ट्रपति को हटाने वाली जो महाभियोग प्रक्रिया है, इसके दौरान राष्ट्रपति की शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात ये जब प्रक्रिया चल रही होती है ना, उस समय राष्ट्रपति के पास फुल पावर होता है, जब तक वो हट न जाए तब तक, ठीक है। तो राष्ट्रपति को हटाने वाले जो संयुक्त अधिवेशन है, अर्थात महाभियोग के दौरान राष्ट्रपति नहीं बुलाता, जो संयुक्त अधिवेशन है वो राष्ट्रपति नहीं बुलाता है, ठीक है। अब तक देखो, अब क्या हमारे देश में महाभियोग प्रक्रिया लाया गया है क्या, तो अब तक एक भी राष्ट्रपति के विरुद्ध हमारे देश में महाभियोग की प्रक्रिया या प्रस्ताव नहीं लाया गया है, याद रखना। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त रहता है, याद रखेंगे, अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो 6 माह के अंदर चुनाव कराना आवश्यक है, अर्थात यदि पद से हटा दिया गया तो 6 माह के भीतर उनको राष्ट्रपति का चुनाव कराना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति का जो पद है रिक्त रहने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 6 माह तक उनको कार्य करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि कौन करेगा भाई, उपराष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो इन 6 माह के अंदर कौन, तो आपका उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य को संभालता है। यदि उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो, अर्थात राष्ट्रपति तो नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं हो, उस स्थिति में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उसको कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में 6 माह के लिए बनाया जाता है। क्लियर है। तो ये भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति संभालेगा, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालेगा, ठीक है। लेकिन 6 माह के अंदर में चुनाव करना आवश्यक होता है, ठीक है। जब अब तीनों ना हो तो क्या होगा भाई, राष्ट्रपति भी ना हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो और मुख्य न्यायाधीश भी ना हो। अगर ये तीनों नहीं है, अर्थात तीनों का पद रिक्त है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति उनको बनाया जाता है, ठीक है, जिसको इंचार्ज बोलते हैं, है ना, हम अपनी भाषा में बोलते हैं ना, जैसे प्रधान पाठक नहीं है तो उसके जगह में उसके सीनियर को प्रधान पाठक के रूप में प्रभारी प्रधान पाठक बोल देते हैं, तो यही है ये चीज। क्लियर है। अब कार्यवाहक राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान ही वेतन और भत्ते मिलते हैं, भले ही उनका मान लो वेतन 2000 है मुख्य न्यायाधीश के रूप में, लेकिन अगर वो राष्ट्रपति के रूप में अगर वो कार्यवाहक है तो उसको राष्ट्रपति के ही समान वेतन और भत्ते मिलेंगे, यानी कि उनको भी 5 लाख मिलेगा, क्योंकि मैंने बात किया वेतन और भत्तों में 5 लाख का जिक्र किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित, अब इनसे संबंधित कोई भी विवाद अगर आ जाता है तो अंतिम निर्णय उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उनका निर्णय, उनका समाधान उच्चतम न्यायालय के माध्यम से होता है, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव न्यायालय द्वारा अवैध घोषित हो जाता है, याद रखना। अगर किसी तरह से विवाद हो गया
गंभीर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई तो न्यायालय द्वारा इसको अवैध भी घोषित किया जा सकता है। इतना पावर है, यानी कि राष्ट्रपति से भी ज्यादा पावरफुल जज हो गया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, है ना। अब अनुच्छेद 72, यहां पर अनुच्छेद मैंने 62 लिखा हुआ था, उनको 72 कर लेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 72 इसमें क्या लिखा हुआ है देखोगे, इसको थोड़ा सा आप चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्षमादान की शक्ति निहित है, यानी कि राष्ट्रपति जो कि संवैधानिक प्रमुख होता है, वो कौन कौन सी उनके पास क्षमादान की शक्ति है। तो उनके 5 शब्द आते हैं, याद रखना, क्षमादान को लेकर 5 शब्द: क्षमा करना, परिहार, लघुकरण, विराम और निलंबन या प्रविलंब। पहले आता है आपका क्षमा करना, यानी कि पूर्णतः माफ करना। जैसे होता है ना 15 अगस्त 26 जनवरी को कैदी को रिहा कर दिया जाता है, ये पूर्णतः माफ में आ गया, ठीक है। परिहार, दंड वही रहती है, अवधि कम हो जाती है। जैसे किसी को मान लीजिए 25 साल की सजा हुई है, अब उनके सजा को बढ़ा करके घटा करके कम कर दिया गया, तो वो परिहार में आता है। दंड तो वही है लेकिन उनकी समय अवधि को कम कर दिया गया। लघुकरण, इसमें प्रकृति व अवधि दोनों बदल जाती है। विराम, विशेष परिस्थिति में रोक को कहा जाता है और निलंबन अस्थायी रोक को कहा जाता है, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के शब्द हैं क्षमादान की शक्ति को लेकर। राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा को भी माफ कर सकता है। अगर किसी को मृत्युदंड की सजा मिली है तो वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति से गुहार लगा सकता है। अगर राष्ट्रपति चाहा तो मृत्युदंड की सजा को भी वो माफ कर सकता है, उनके पास ये पावर है, अर्थात फांसी की सजा को भी वो माफ कर सकता है। सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को भी, जो न्यायालय सैन्य न्यायालय द्वारा जो दंड दिया जाता है उनको भी माफ कर सकता है। संघ और समवर्ती सूची में शामिल, यानी संघ सूची और समवर्ती सूची, केंद्र और राज्य की सूची ना, दोनों में शामिल अपराधों को क्षमा करने की शक्ति किसके पास होती है भाई? राष्ट्रपति के पास होती है। दया याचिका पर राष्ट्रपति निर्णय लेने की समय सीमा नहीं होती। अगर किसी ने दया याचिका लगाया है तो राष्ट्रपति अपने विवेक से कितने दिन में भी वो निर्णय ले सकता है, ठीक है। वो स्वविवेक से निर्णय नहीं लेता, बल्कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह से निर्णय लेता है। याद रखना, निर्णय लेने के लिए समय सीमा नहीं होती, वो मंत्रिपरिषद के सलाह से, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह से निर्णय लेता है। क्लियर है? तो ये हुआ राष्ट्रपति के संबंध में A to Z। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मेरा उद्देश्य है दोस्तों आपको जनरल नॉलेज की तैयारी करवाना। मिस्टेक होती है, गलतियां भी होती हैं, आप भी पढ़ने वाले हैं, आपके पास भी स्टडी मटेरियल है, बशर्ते कमी है तो आपको चुनने की, क्योंकि किसको पढ़ें, क्या पॉइंट हमारे लिए ज़रूरी है, यही मैंने आपको बताया इस वीडियो में। और इस वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे, दोबारा भी आप देख लीजिएगा, हर एक पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। अनुच्छेद में कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं, क्योंकि शुरुआत में जब मैंने इसको किया चैट जीपीटी से तो उसमें भी थोड़ी सी एरर हो गई थी, इस वजह से यहाँ लिखने में अनुच्छेद 72 में भी थोड़ी सी गलतियां हैं, तो उसको भी आप देख लेंगे। ये हालांकि ये 62 होना चाहिए था, लेकिन आप एक बार वहाँ से सुधार कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। साथी नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।